Welcome to Major HS Kalsi's Balnui Academy. I'm Mr. Devesh, your physics faculty. Today we are going to conduct a test of physics ताकि आपको मालूम चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके पैटर्न क्या है और डेप्थ कैसे हो सकते हैं क्वेश्चंस के। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स टेस्ट पेपर DM3, जैसे कि आपको मालूम है कि हम तीन आपके DM जो है DM1, DM2, DM3 कवर कर चुके हैं आपके टेस्ट के। तो आज वाला जो आपका क्या है DM4 है, सेम एज यूजुअल। जैसे मैं पहले आपका क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है। ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाई इज वाटर यूज्ड एज कूलेंट इन ऑटोमोबाइल्स। आपको मालूम है कि पानी जो होता है एज अ कूलेंट क्यों यूज होता है आपके ऑटोमोबाइल्स में। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है? इट इज नॉन टॉक्सिक एंड रेडिली अवेलेबल। देखो आपके होते तो नॉन टॉक्सिक है और रेडी अवेलेबल भी होते, लेकिन ये आपका मेन रीजन नहीं है। इट हैज हाई लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज। लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती है लेकिन उतनी ज्यादा भी हाई नहीं होती इनकी। इट हैज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलाउइंग इट टू एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ हीट विदाउट द लार्ज टेम्परेचर इंक्रीज। देखो होता क्या है, आपका जो आपका वाटर होता है ना, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है आपका? Q इज इक्वल टू M डेल्टा S T। MS डेल्टा T भी होता है कभी कभार आपका। मतलब आपका किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूनिट मास सब्सटेंस का जो आपका हीट लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो कि आपके जो वाटर होता है ना, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो वाटर जो होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा बिना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाए हुए। इंजन का टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़ा करके उसका ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके आपके फैन के पास, रेडिएटर के पास भेज देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका फैन जो है आपके हीट का गर्मी निकाल पाए, मतलब आपके इंजन का गर्मी निकाल पाए। तो इसीलिए हम कूलेंट में वाटर ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आपके वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि आपके किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस 1 यूनिट मास का, बिना उसके ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाए हुए, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाए और उसको फैन के पास भेजे, उसको रेडिएटर के पास भेजे, ताकि आपका इंजन की ज्यादा से ज्यादा गर्मी निकल पाए और उसका टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े। उसका टेम्परेचर जो है विदाउट इंक्रीज इन लार्ज टेम्परेचर, ताकि टेम्परेचर आपका ज्यादा ना बढ़े। इसलिए हम क्या यूज करते हैं आपके कूलेंट में? वाटर। ठीक है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है आपकी? ज्यादा होती है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ Cp इज डैश देन Cv। अच्छा, अगर मुझे मेजर करना है, ये क्या आपके कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ज्यादा डेंजरस क्या है अगर आप बताओ? देखो ज्यादा डेंजरस क्या है, मैं आपको बताता हूं कि अगर मैंने वॉल्यूम लिमिट कर दिया है, वॉल्यूम बहुत लिमिट कर दिया है, ठीक है, और इसको मैं अगर देखो मेजरमेंट करने का मतलब क्या होता है कि मैं उसका हीट मेजर कर रहा हूं। मान लो मैंने किसी का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल पैक्ड है, बिल्कुल पैक्ड कंटेनर है, आप इससे ज्यादा वॉल्यूम इसका नहीं बढ़ सकता, वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट कर दिया मैंने। लेकिन अगर मैं हीट दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? आपका प्रेशर भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। लेकिन इसको फैलने के लिए, एक्सपेंड होने के लिए ज्यादा जगह है ही नहीं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका वॉल्यूम आपका बढ़ेगा ही नहीं, वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इसके फटने के चांसेस ज्यादा है, एक्सप्लोड होने के चांसेस ज्यादा है। अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है ज्यादा डेंजरस होता है अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है? जैसे कि मान लो प्रेशर तो आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन आसपास ना आपके पिस्टन लगे होते हैं, पिस्टन लगे होते हैं जो कि आपका वॉल्यूम जो है चेंज कर सकता है, वॉल्यूम कम। अगर मान लो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा भी, ठीक है, तो वो आपका गैस क्या होगा? आपका थोड़ा सा और ज्यादा क्या होगा? इधर उधर ज्यादा आपके पार्टिकल्स मारेगा, तो आपका फैलना चाहेगा। ठीक है, तो आपके पिस्टन लगे होते हैं जो कि आपके वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एज पर योर कमांड। आपके कमांड के हिसाब से आपके पिस्टन जो है, आपके जो जगह है वो आगे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एट कांस्टेंट प्रेशर मेजरमेंट करना इजी है, सेफ है अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट वॉल्यूम।
कांस्टेंट वॉल्यूम में आपके एक्सप्लोड होने के चांसेस ज़्यादा है, आपके बॉम्बार्डमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हो तो ये थोड़ा डेंजरस है। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप करते हो वो थोड़ा सा सेफ होता है। तो पूछा गया मेजरमेंट ऑफ सीपी इज डैश देन सीवी, तो इससे तो सेफर ही है ना, तो आप क्या टिक लगाओगे आप सेफर। तो ऑप्शन ए जो आपका सही होगा। लेकिन अगर पहले सीवी लिखा होता देन सीपी लिखा होता तब आप लिखते डेंजरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द स्पेसिफिक हीट विल बी। देखो पहले वॉल्यूम क्या था V, ठीक है, मान लो ये V1 था, अब जो V2 है वो क्या है V1 का हाफ है, मतलब पहले के मुकाबले क्या हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम का क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, लेकिन आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये आपके वॉल्यूम के ऊपर पहली बार डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, आपका जो है बेसिकली V2 जो है वॉल्यूम जो होता है वो आपके एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है किसी भी सिस्टम का, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं आपको बताऊं जो आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी कोई भी आपका Q है, फिर से वही MS डेल्टा T, जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है ना वो आपके वॉल्यूम पे डिपेंड भी नहीं करता पहली बात तो। ठीक है, भले ही मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं, वॉल्यूम कम कर दूं, वॉल्यूम ज्यादा कर दूं, तो ये आपके पहली बात तो ये आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है भी नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आपके ना, देखो ये जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है ये क्या होता है आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि किसी भी आपके सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना, बिना टेम्परेचर चेंज करे हुए उसको हम क्या बोलते हैं, आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी। लेकिन वो आपके पहली बात वॉल्यूम पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो बेसिकली जितना पहले था उतना बाद में होगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ना तो आप लिखोगे रिड्यूस टू हाफ, ना लिखोगे डबल, ना लिखोगे 4 टाइम्स, आप लिखोगे नॉर्मल कांस्टेंट। क्योंकि आपका वॉल्यूम जो होता है अगर आपका इंस्टेंसिव प्रॉपर्टी होता तो इस पर डिपेंड करता, लेकिन आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो उस पर डिपेंड आपका नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर्क इज डन ऑन सिस्टम और बाय अ सिस्टम देयर इज चेंज इन, क्या चेंज होता है अगर आपके सिस्टम पर काम हुआ है, सिस्टम ने काम किया, तो क्या चेंज होता है आपका, एक्सटर्नल एनर्जी, एडियाबैटिक एनर्जी, आइसोथर्मल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। तो आपका मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो आपका क्या बोलता है कि डेल्टा यू जो है, डेल्टा यू जो होता है आपका वो क्या होता है, Q प्लस में W या Q माइनस में W, जो भी वो चेंज होता रहता है आपका। ठीक है, लेकिन अगर आपके सिस्टम ने काम करा, ठीक है, अगर आपके सिस्टम ने काम करा तब आपका साइन चेंज हो जाएगा, अगर सिस्टम के ऊपर काम करा तो भी आपका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब आपका बार बार जो चेंज हो जाता है ना, बार बार आपका चेंज क्या होता है, चेंज आपका डेल्टा यू, मतलब आपका बार बार इंटरनल एनर्जी ही चेंज होता है। अगर आपके सिस्टम ने काम करा तो भी चेंज होगा, या सिस्टम के ऊपर काम कराएगा तो भी आपका डेल्टा यू ही चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पे माइनस W होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका काम ऐड माइनस कर दोगे ना उसे, तो आपका जो डेल्टा यू होगा वो फिर चेंज हो जाएगा। अगर मैं काम ऐड कर दूंगा तो फिर भी आपका एग्जैक्टली आपका एट द एंड चेंज क्या हो रहा है, डेल्टा यू ही तो चेंज हो रहा है बार बार। तो आप कह सकते हो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, बाकी इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज आपका नहीं होता। If the work is done on an adiabatic wall, then which of the following is true? बोला गया है कि अगर आपके एडियाबैटिक वॉल, देखो एडियाबैटिक वॉल एक ऐसा वॉल होता है ना, एडियाबैटिक वॉल एक ऐसा वॉल होता है जहां पे हीट एक्सचेंज जीरो होता है, क्यू की वैल्यू होती है जीरो। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हीट एक्सचेंज जो होता है ना वो होता है आपका जीरो, हीट एक्सचेंज ही नहीं होता। तो आपका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका Q प्लस में W। ठीक है, डेल्टा यू क्या होता है आपका Q प्लस में W। लेकिन अगर आपका चेंज ही नहीं हो रहा तो आपका देखो Q क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा ना, Q क्या हो जाएगा आपका जीरो। और क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन, वर्क काम हो रहा था, यहाँ पे साइन चेंज क्या होगी, माइनस हो जाएगा वैसे तो, लेकिन आपका Q हो जाएगा, Q हो जाएगा आपका जीरो।
कि मैंने अभी आपको बताया कि एडियाबैटिक वॉल में आप हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है, तो डेल्टा यू जो होगा किसके इक्वल होगा आपके माइनस डब्ल्यू का, क्योंकि क्यू तो आपका जीरो हो चुका है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा आपका बेसिकली ऑप्शन ए, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। माइनस साइन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आपके सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, सिस्टम काम करता तो उसमें क्या होता है ऐड हो जाता, वर्क और ऐड हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू द इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया था जो कि हीट को पास नहीं होने देता, कौन सा वॉल बताया था मैंने आपको, एडियाबैटिक वॉल, जो कि अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा कि एडियाबैटिक वॉल जो होता है अपने अंदर का सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम को इंसुलेट कर देता है बाहर के इन्वायरमेंट के मुकाबले, ठीक है, बाहर के इन्वायरमेंट के मुकाबले आपका सिस्टम जो है कोई भी हीट एक्सचेंज, कोई भी आपका अंदर बाहर कुछ भी चीजें होंगी, फैक्टर्स होंगे आपके चेंज नहीं होंगी, ठीक है। फोर्स को लेकर के अलग अलग स्टेटमेंट्स देखो आप। स्टेटमेंट क्या है कि फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी को मैं पुश कर रहा हूं या पुल कर रहा हूं वो फोर्स होता है, हाँ ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। स्टेटमेंट 2 है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हाँ हम फोर्स में बेसिकली क्या मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करते हैं, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपका सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है ठीक है। फोर्स कैन ओनली चेंज द स्टेट ऑफ मोशन नॉट इट्स शेप। सही बताओ, हाँ फोर्स आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है, अगर रेस्ट पे है तो मोशन में हो जाएगा, मोशन पे तो रेस्ट में, लेकिन आपका शेप भी तो चेंज करता है कभी कभार। कोई मान लो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है मैंने बहुत फोर्स के साथ उस पर पुश करा या पुल करा तो डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब शेप चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है नॉट इट्स शेप, लेकिन भाई शेप तो चेंज करता है, ये ऑप्शन क्या आपका इनकरेक्ट या फॉल्स कह सकते हो। स्टेटमेंट 4 है एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरफेस फॉर फोर्स टू कम इनटू प्ले। कम से कम दो ऑब्जेक्ट, एक मान लो ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट ये, इन दोनों का कांटेक्ट में आना जरूरी है फोर्स का प्ले करने के लिए, जो कि बात सही है, कम से कम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो वहां पे कौन कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 3 इनकरेक्ट है, 4। तो जो कौन सा करेक्टली आइडेंटिफाई करता है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है, 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक नहीं है, 4 ठीक है, 1 2 4 आर ट्रू, स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स। आपका ऑप्शन ए ठीक है, ए ही ठीक है आपका, क्योंकि आपका स्टेटमेंट 1 2 और 4 ट्रू है, बाकी 3 के आपका फॉल्स। Consider the following statements about law of conservation of momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोला गया, द टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। देखो सिस्टम का जितना भी आपका मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम क्या होता है, चाहे मैं अगर आपको बोलूं m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसे डैश डैश करके mn vn करके डैश करके कितना भी हो जाएगा आपका, लेकिन सब क्या होता है आपके एम बी के इक्वल ही होता है। मोमेंटम क्या होता है आपके थ्रू आउट द सिस्टम आपका कांस्टेंट ही होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है कहीं ना कहीं, स्टेटमेंट क्या आपका कहीं ना कहीं ठीक है, ठीक है। अगर मैं बताऊं एन आइसोलेटेड सिस्टम मींस देयर आर नो इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। देखो आइसोलेटेड सिस्टम का ये मतलब होता है बेसिकली कि इंटरनल, देखो ये मान लो कोई आपका इन्वायरमेंट है और ये आपका क्या है अंदर का सिस्टम है, सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम में इंटरनल फोर्स तो काम करेंगे ना, अंदर के जो फोर्स है वो तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है देयर आर नो इंटरनल फोर्सेस। भाई इंटरनल फोर्स तो होंगे, आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरनल फोर्स तो होंगे, तो कहीं ना कहीं क्या बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट 1 ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। तो इसमें पूछा कौन सा करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या आपका बेसिकली फॉल्स। तो आपका ऑप्शन ए ही है जो कि आपका ठीक ऑप्शन, ठीक है। तो आप लिख सकते हो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट है a bullet of mass 50 gram is fired from a gun of mass 4 kg, the gun recoils moves backward as a result। ठीक है 50 ग्राम का बुलेट है, फायर किया गया, ठीक है, और गन का जो मास था वो 4 किलो का था, तो थोड़ा सा रिकॉयल होता है, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायरिंग।
देखो दोनों का मोमेंटम सेम होता है। अगर मैं बात करूं बुलेट की तो बुलेट का भी सेम मोमेंटम होगा और रिकॉइलिंग ऑफ गन का भी सेम मोमेंटम होगा। दोनों का आपका मोमेंटम तो क्या होगा, बिल्कुल आपका ठीक है, सेम रहेगा। ये स्टेटमेंट आपका एग्जैक्टली ठीक है। सेकंड क्या बोला गया, द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज मच ग्रेटर देन रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन बिकॉज द बुलेट हैज लेस मास देन द गन। खुद देखो ना कि मान लो आपका कोई भी गन है, ठीक है, और ये बुलेट है, तो बेसिकली इसका मास क्या है आपका 50 ग्राम है और इसका मास क्या है आपका 4 kg है। दोनों पे सेम मोमेंटम लगा, जितना मोमेंटम इसका है m1 v1, इसका भी मोमेंटम सेम होगा m2 v2, सेम मोमेंटम होगा। लेकिन आपके देखो, क्योंकि आपके बुलेट की स्पीड बहुत ही ज्यादा होगी, बुलेट की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बुलेट का जो मास है ना एज कंपेरिजन टू गन, गन के मुकाबले बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। दोनों का मोमेंटम तो सेम लग रहा है लेकिन वेलोसिटी का इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों? क्योंकि दोनों के मास का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सेम मोमेंटम लग रहा है लेकिन दोनों का मास बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहा है। गन का मास इसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन आपके बुलेट का मास बहुत ही ज्यादा कम है। इसकी वजह से वेलोसिटी दोनों की बहुत ज्यादा रेंज वेरी कर रही है। तो ये स्टेटमेंट भी कहने का बिल्कुल ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 is true but r is false, ये हो जाएगा करेक्ट। सेकंड is true but statement 1 is false, ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये आपका ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। सी ठीक क्यों है? क्योंकि दोनों पे मोमेंटम तो आपका सेम लग रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी दोनों की इतनी ज़्यादा डिफरेंस क्यों हो रही है? क्योंकि आपके बुलेट का जो मास है बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी अटेन करे। लेकिन आपके ऑन द अदर हैंड आपका जो बेसिकली गन है उसका मास बहुत ज़्यादा एज कंपेरिजन टू बुलेट, जिसकी वजह से वो वेलोसिटी, रिकॉल वेलोसिटी ज़्यादा उसकी नहीं है। लेकिन फायरिंग की जो वेलोसिटी है वो गन की बुलेट की बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका मास क्या है, बहुत ही कम है। According to Archimedes' principle, the bind force on an immersed object equals to, जो बाइंड फोर्स होता है, जैसे मान लो ये कोई आपका जार है, ये आपका क्या है, वाटर का लेयर है। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट डाला तो उस पर क्या होगा, इसका मास और ग्रेविटी नीचे खींच रही है, मतलब इसको जो नीचे खींच रहेगा उतना ही पानी क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे नीचे जाएगा तो पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा। कितना पानी का लेवल ऊपर होगा? जितना कि इसके ऑब्जेक्ट का मास और ग्रेविटी मतलब वेट है, जितना भी इस ऑब्जेक्ट का वेट है और जितना पानी वो नीचे पुश करेगा उतना आपका क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में किसकी बात करते हैं हम? ऑब्जेक्ट के वेट की बात करते हैं, मास की बात नहीं करते। खाली अगर मैं मास की बात करूंगा तो एक सिंगल फैक्टर, लेकिन उसकी बात और क्या है, उसकी बात क्या है, ऑब्जेक्ट की वेट की। लेकिन एक बात बताओ ना, मेन चीज क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का वेट तो है लेकिन मेन चीज क्या हो रहा है, जो लेवल आपका पहले यहां पर था पानी का, अब पानी का लेवल क्या होगा, यहाँ पर इनिशियल इतना था लेकिन फाइनली कितना होगा, इतना। तो वाटर डिस्प्लेस हुआ ना इतना, तो वाटर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। लेकिन वाटर डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है? आपके ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से। तो आप क्या लिखोगे, द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन डी बोलते हैं हम, ज्यादा एक्यूरेट ज्यादा क्या आपको, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है? देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता है, आपका फ्लूइड जो होता है ना वो डिस्प्लेस होता है। तो बैरोमीटर में आप क्या नापोगे, प्रेशर नापोगे, एमीटर में करंट नापोगे, थर्मोमीटर में टेम्परेचर डालोगे। तो ना तो टेम्परेचर आपका फ्लूइड है, ना करंट आपका फ्लूइड है, ना प्रेशर आपका फ्लूइड है। तो हाइड्रो क्या आपका, हाइड्रो फ्लूइड होता है ना, हाइड्रो मतलब क्या होगा, वाटर। तो बेसिकली आपने प्रिंसिपल वाटर क्या होता है आपका, फ्लूइड होता है आपका, फ्लूइड तो होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपके कौन से किसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो आपके फ्लूइड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि फ्लूइड आपका कितना डिस्प्लेस होता है जब ऑब्जेक्ट अपना वेट उस पर लगाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपको, ऑप्शन बी। प्रेशर इन अ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ। देखो कि सारे डायरेक्शन में आपका इक्वली प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो ये कोई जा रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये सारे डायरेक्शन में ना इक्वली प्रेशर लगा रहा है, सारे डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो सॉरी, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, ये क्या होता है आपका, किसका प्रिंसिपल होता है, ये होता है आपका पास्कल्स लॉ। अब देखो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है,
कि पैस्कल्स लॉ जो होता है ना आपके किसी भी डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होता है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका बॉडी है जिसको मैंने किसी फ्लूइड में डाला, किसी वाटर में डाला, तो बेसिकली उसका डायरेक्शन जो होता है ना इंडिपेंडेंट होता है। अगर मान लो, लेकिन मैंने अगर कोई यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना तब जाकर के यहाँ पे प्रेशर मारेगा, अगर मैंने यहाँ से फोर्स लगाया तो यहाँ पे प्रेशर मारेगा। तो पास्कल्स लॉ जो होता है ना वो आपके डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होता है, जिसकी वजह से हर डायरेक्शन में इक्वली फोर्स को लगवाता है। ठीक है, तो उसमें से ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। ये क्या होता है आपका? डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता आपका। तब तक डिपेंड नहीं करता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगता नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर भी होगा वो अलग वे में जाएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। क्या होता है? जैसे मान लो कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई लिक्विड डला हुआ है और यहाँ पे लिक्विड डला हुआ है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा F1, ठीक है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा नीचे, आपका लगभग वाटर जो होता है लगभग क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा तो सारा फ्लूइड का जो प्रेशर होगा ना ऐसे ऐसे करके जितना फोर्स मैं नीचे लगाया उतना फोर्स के साथ ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जितना फोर्स मैंने F1 लगाया उतना F2 भी। तो आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स या हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स, मतलब किसी भी लिक्विड पर आपका फोर्स लगाया, वो उसी डायरेक्शन को लेकर के उसी डायरेक्शन में लेकर के जाएगा और आगे की तरफ उसको लिफ्ट अप कर देगा। तो मैंने क्या आपको पिछले लॉ में भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपका पैस्कल्स लॉ जो होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर आपका मास डाला मैंने, कोई भी अगर आपका वेट डाला मैंने, तो वो डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट तब तक होता है जब तक कि उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसका आउटकम भी सेम मिलेगा, सेम आउटकम मिलेगा। ठीक है, तो कह सकते हो कि इसमें भी आपका हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है किसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं? आपके सेम आपके पैस्कल्स लॉ के ऊपर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है आपका सही ऑप्शन? क्या आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को लेकर के आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट है आपका इनकरेक्ट है या करेक्ट है, वो हम आगे देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है आपका द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल मीडिया। क्या आपके लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है क्या सभी मीडियम में? लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में? लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपका जो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट कब होती है? जब आपके वो ऑल मीडियम में नहीं, जब आपके वैक्यूम में होता है, वो वैक्यूम में। तो वैक्यूम में आपकी लाइट की स्पीड जो होती है ना वो कांस्टेंट, लेकिन इसने ऑल मीडियम लिखा हुआ है, ऑल मीडिया, तो आपका इनकरेक्ट हो गया ना। पहला स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। दूसरा, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हाँ, बात ठीक है, क्योंकि ग्लास क्या है आपका? ग्लास आपका मोर डेंस है, ज्यादा डेंस है, मोर डेंस है, लेकिन एयर क्या है आपका? लेस डेंस है। ऑब्वियसली जो ज्यादा डेंस होगा, मान लो ग्लास आपका ज्यादा डेंस है, तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी आपकी? थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसमें पार्टिकल ज्यादा है तो लाइट थोड़ा स्लो ट्रेवल करेगा। ये बात ठीक बोली गई है। एयर में पार्टिकल्स कम है अकॉर्डिंग टू ग्लास, जिसके साथ आप कह सकते हो कि एयर में लाइट की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि वो आपका रेयर मीडियम है। ठीक है, लेस डेंसर है। तो आपका स्टेटमेंट 2 क्या? आपका स्टेटमेंट 2 आपका क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या आपका? करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, ये गलत है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट 1 इज फॉल्स, ये आपका सही है। स्टेटमेंट बी, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर सोलेनॉइड आर। मान लो कि ये आपका कोई शेप है, इसमें आपके ऐसे कॉइल्स जा रहे हैं, कॉइल्स जा रहे हैं, तो अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जाता है ना, एक दूसरे के पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब ये है कि वो सभी पॉइंट पर सेम है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, सभी पॉइंट पर क्या है आपके? सेम है। ये क्या है? वो आपके यूनिफॉर्म है।
तो आप देखोगे जैसे वो एंड की तरफ जाने लगते हैं ना, एंड की तरफ थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर बाहर निकल के बाद दोबारा से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है मतलब। लेकिन अंदर की तरफ, सोलेनॉइड के अंदर की तरफ जितने भी आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, यूनिफॉर्म कह सकते हो, फिर आप क्या कह सकते हो, सेम, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं वो, ठीक है। तो ना तो जीरो होते हैं, डिक्रीजिंग एज यू मूव टूवर्ड्स एंड्स, ठीक है, मूव टूवर्ड, देखो डिक्रीजिंग तो आपका होता है अगर आपके एंड की तरफ बढ़ता है, ये भी आपका ठीक है स्टेटमेंट, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट क्या है, दिस सेम एट ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट्स पे क्या होते हैं आपके, वो सेम होते हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स पे क्या होते हैं आपके सेम, मतलब यूनिफॉर्मली होते हैं, यूनिफॉर्मली क्या, क्योंकि सब क्या होता है, उसके पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है आपके पैरेलल, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सेम होता है। तो ज्यादा सही क्या होगा आपका, सी। नेक्स्ट है द एसेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, the essential difference between AC generator and DC generator is that, देखो ज्यादा मतलब मेन डिफरेंस क्या है आपके AC जनरेटर में और DC जनरेटर में, आपको मेन बताना है इसमें। देखो AC जनरेटर के पास ऑटोमेटिक, बाकी DC के पास आपको क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट। देखो मैग्नेट तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप ये कह सकते हो कि आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा या कम कर सकते हो, परमानेंट देखो, लेकिन है दोनों के पास मैग्नेटिज्म ही ना, तो ये ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। डीसी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा या एसी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ये भी उतना मेजर नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो, अगर आप अच्छा मैग्नेट यूज करोगे तो डीसी प्रोड्यूस करेगा, अगर आप अल्टीमेटली ज्यादा अच्छा यूज करोगे तो आपका एसी ज्यादा यूज करेगा, जनरेट करेगा। डी ऑप्शन क्या है, एसी जनरेटर के पास स्लिप रिंग्स होते हैं और डीसी जनरेटर के पास कम्यूटेटेड होता है। अब देखो स्लिप रिंग्स क्या काम करते हैं, देखो स्लिप रिंग्स क्या काम करते हैं कि बार बार ना जो आपके कार्बन रिंग्स होते हैं ना, उसको बार बार वो साफ करता रहता है, बार बार ना वैसे पॉलिश करता रहता है, ठीक है, बार बार इसको कंटिन्यूसली ब्रश करता रहता है। तो ब्रश करने की वजह से होता क्या है कि एक साइड का, मतलब एक ऊपर का बना, फिर जैसे ब्रश कर दिया तो फिर नीचे का बन गया, फिर ब्रश कर दिया तो ऊपर का बन गया, फिर ब्रश कर दिया तो नीचे का, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तब आपका क्या प्रोड्यूस होता है, आपका एसी मतलब ऑल्टरनेट करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये कम्यूटेटर जो होता है डीसी में जो आपका कम्यूनिकेटर होता है, आपका रेक्टिफायर होता है, एक तरीके से रेक्टिफायर, क्या होता है आपका, रेक्टिफायर होता है। तो ये क्या काम करेगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव को गायब कर देगा, खाली पॉजिटिव ही रखेगा, तो पॉजिटिव 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 मतलब एक ही साइकिल रखेगा, तभी तो क्या प्रोड्यूस होगा उसमें आपका डीसी प्रोड्यूस होगा। तो डीसी के पास कम्यूटेटर होता है जो एज अ रेक्टिफायर काम करता है, और आपके एसी के पास क्या होता है, स्लिप रिंग्स होते हैं जो कि आपके बीच बीच में ब्रश अप करते रहते हैं ताकि पॉजिटिव स्पाइक बने, नेगेटिव बने, तो ऑल्टरनेटिंग करंट बने। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन डी आपका ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। Which of the following properties of a proton can change when it moves field in magnetic field? देखो प्रोटॉन है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर क्या होगा, बी, मतलब बी क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर फोर्स कौन सा लगेगा आपका, लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा, लॉरेंट्ज फोर्स क्या बोलता है आपका कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज तो लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं क्यू ई, और उस पर क्यू वी बी भी लगेगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में भी गया, तो दोनों का क्या है, क्यू कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा आपका ए प्लस वी बी। तो अगर आप देखोगे इसमें आपका क्या चेंज होगा, इसमें आपका चेंज क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप खुद देखो ना, अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो डिफ्लेक्ट तो होगा ना हल्का सा, अगर डिफ्लेक्ट होगा तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो और क्या चेंज होगा, अच्छा मोमेंटम जो है, देखो मोमेंटम क्या होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, अगर आपका वेलोसिटी बार बार चेंज होता है आपका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है बार बार, तो इसमें ये ऑप्शन होना चाहिए आपका वेलोसिटी और मोमेंटम, आपके दोनों ही सही ऑप्शन है इस कंडीशन में, आपके वेलोसिटी भी सही है, आपका मोमेंटम भी सही है, लेकिन इसमें दोनों में एक एक दे रखा है। या तो आप ये कर सकते हो, देखो इस टाइम पे दोनों ऑप्शन ठीक है, या तो आप ये कर लो कि यहाँ पे ना इसको काट करके या तो एक वेलोसिटी काट दो या फिर आप मोमेंटम काट दो, इसको चेंज कर लो थोड़ा सा, ठीक है। आप इसको चेंज करके कुछ और फैक्टर लिख लो जो कि आपका डिपेंड नहीं करता, ठीक है, मतलब जो कि आपका बेसिकली देखो वेलोसिटी चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपका मोमेंटम भी अपना भी चेंज होगा, तो ये दोनों ही फैक्टर चेंज होते हैं आपके, ठीक है। तो इसके जगह कुछ और फैक्टर लिख लो, कोई लिख लो, वेट लिख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वेट लिख लो। तो आप अगर आपको लगाना है तो आप मोमेंटम स्टैटिक लगा सकते हो, या इन दोनों में किसी को काट के एक चेंज कर लो, क्योंकि दोनों पे ही डिपेंड करता है आपका, ठीक है।
देखो इंड्यूस्ड करंट जो देता है वो कौन देता है आपका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी नहीं देता, वो आपके नॉर्मल करंट और फील्ड की लाइंस की बात करता है। राइट हैंड थंब रूल आपके करंट कैरिंग और आपके लाइंस की बात करता है। लेफ्ट हैंड थंब रूल भी नहीं बात करता, आपके इंड्यूस्ड करंट की बात कौन करता है, आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स आपका राइट हैंड रूल क्या बात करता है कि जो भी करंट आपका इंड्यूस हुआ है ना, इंड्यूस करंट, अगर मैं नॉर्मल करंट की बात करूँ तो वो होता है आपका लेफ्ट हैंड, लेकिन अगर जो आपका करंट इंड्यूस हुआ दूसरे से कैरी हुआ है तो उसके लिए आपको क्या यूज होता है, उसके लिए आपको यूज होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। इसको लेकर के कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपका इनकरेक्ट है। नॉट का मतलब इनकरेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। हाँ, कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व बनाता है ना, ये स्टेटमेंट तो आपका ठीक है, हमें तो लेकिन इनकरेक्ट चाहिए, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या अपने आप में कभी इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट चाहिए ना, ये तो सही बात बता रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट एट दैट पॉइंट। जैसे मान लो यहाँ पे टेंजेंट दिखा है तो इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन बता रहा है, इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन बता रहा है, तो हाँ कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट पूछा गया है ना। तीनों क्वेश्चन आपके, तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक बोलेंगे, लेकिन हमें क्या पूछना है, नॉट करेक्ट। अब एक ही बचा है, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ टू साउथ जाता है ना आपका, नॉर्थ से साउथ जाता है, साउथ टू नॉर्थ होना जाता है आपका, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो आपका स्टेटमेंट डी क्या है, आपका ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी जो आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट आपका यही वाला है। What is the purpose of laminations in the core of electrical motor? देखो इलेक्ट्रिकल मोटर में जब लेमिनेशन करते हैं उसका क्या पर्पस होता है। देखो वेट कम करने से आपके मोटर का कुछ भी नहीं होगा, सही बताऊं तो मोटर की एफिशिएंसी आप कह सकते हो बढ़ाने के लिए। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेफाइट का लगाया जाता है मेनली। आप ग्रेफाइट तो आप कंडक्टर है तो इंसुलेशन तो आपका नहीं होगा। इंप्रूव द मोटर स्टॉक, मोटर का टॉर्क बढ़ाने से भी कोई आपका एफिशिएंसी नहीं होगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे ही ना, जैसे ही आप जो है लेमिनेशन करते हो, लेमिनेशन हम करते हैं ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट लेमिनेशन क्या होगा, अगर ग्रेफाइट लेमिनेशन, तो ग्रेफाइट क्या होता है आपका एक तरीके से है तो बेसिकली आपका नॉन मेटल, लेकिन होता आपका कंडक्टर ही, अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि मोटर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ज्यादा अच्छे से मूव करेगा। तो लेमिनेशन जो हम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आपके मोटर की एफिशिएंसी बढ़ पाए, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट की लेयर लगी होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है, a person sees an object closer to his eyes, what changes will take place in his eyes? अच्छा होगा क्या, आप बोल रहे हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, वो अपने एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू हिज आईज, ठीक है, मतलब वो अपने पास की चीजें तो मतलब नहीं देख पा रहा। अगर आप देखोगे ना, दूर की चीजें फोकस कर पा रहा है लेकिन अपने पास की चीजें नहीं देख पा रहा। नॉर्मली उसको देखना चाहिए लेकिन उसको अपने आइज क्या दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको क्या है, मतलब दूर पास की चीज पे फोकस करने में दिक्कत हो रही है, दूर की चीज पे आराम से फोकस कर ले रहा है लेकिन पास की चीज पे दिक्कत होती है। तो पास की चीज पे क्या होगा आपका, मायोपिया होगा या हाइपरमेट्रोपिया होगा, इस पर होगा आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस बोलते हैं ना। इसमें आपको दूर की चीज आराम से दिख जाती है लेकिन पास की चीज जो होती है ना, पास चीज नहीं दिखती, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो प्यूपिल का साइज क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। प्यूपिल का एक्सपेंड होने का मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट जाने का, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट जाने का हमारा कुछ मतलब नहीं है। सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो हमारे लेंस को कंट्रोल कौन करता है, आपका सिलेरी मसल्स करता है। इसके ऊपर जो मसल्स लगे होते हैं ना, ये होता है आपके सिलेरी मसल्स। तो ये अपने आप को ना कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि आपका लेंस क्या हो जाए, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा थिक हो जाए, मोटा हो जाए, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये क्या हो जाए आपका, थिक हो जाए, मोटा हो जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो जब आपकी सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, तब आपका जो लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, आई का लेंस होता है, वो आपके कॉन्वेक्स टाइप का होता है, ठीक है। इसका मतलब कन्वर्जेंट ज्यादा से ज्यादा होगा। इसका मतलब जो उसको पास की चीज नहीं ढंग से फोकस कर पा रहा था, एकोमोडेशन नहीं कर पा रहा था, अगर ये लेंस आपका, अगर आपका लेंस थिक हो जाए तो आप पास की चीज पे भी आराम से फोकस कर पाओगे। तो इसमें आपका स्लेट मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। स्लेट मसल्स क्या होगा आपका, कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन बी क्या आपका ठीक है, इसमें आपको हाइपरमेट्रोपिया होगा, ठीक है।
When white light enters a glass prism from air, the angle of deviation is least for, देखो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम किसका होता है? जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। अगर मैं आपको बोलूं, सॉरी, अगर इन चारों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसी का बेसिकली, उसी का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा। तो आपको मालूम है इन सभी में से रेड लाइट जो होता है ना, रेड लाइट की डेविएशन जो होती है सबसे लीस्ट होती है, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज्यादा। रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसकी डेविएशन क्या होती है? सबसे लीस्ट। ठीक है, तो आप कह सकते हो जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा उतनी उतनी कम उसकी डेविएशन। तो उसका ऑप्शन क्या आपका? रेड लाइट। नेक्स्ट है, जैसे मान लो कि एक व्हाइट लाइट गया, डिस्पर्जन हुआ। अब देखो सबसे कम, इसमें सबसे कम डेविएशन, सबसे कम डेविएशन किसका हुआ है? आपके जी का। लीस्ट डेविएशन है आपके जी का, फिर थोड़ा सा ज्यादा डेविएशन है आपके वाई का, फिर सबसे ज्यादा डेविएशन है आपके एक्स का। तो सबसे कम डेविएशन किसका होगा? सबसे कम डेविएशन किसका होगा? जिसका वेवलेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो जी का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। तो रेड वाले हमारे दो ऑप्शन है जो कि जी में, ए ऑप्शन काट दो, डी ऑप्शन काट दो, ऑप्शन इसमें रेड है जी। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो आपका सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा? जिसमें सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा? जिसमें वेवलेंथ सबसे कम होगी। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? आपके विबग्योर में वी, वायलेट। सबसे ज्यादा डेविएट कौन करेगा? सबसे ज्यादा डेविएट वो करेगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? आपकी वायलेट की। तो एक्स आपका क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए आपका वायलेट, और जी होना चाहिए आपका रेड। तो आपका सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है? आपका बी वाला सेटिस्फाई कर रहा है, बी वाला, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा क्या करता है? आपका डेविएट करता है। जो सबसे ज्यादा डेविएट कर रहा है वो क्या है? आपका वायलेट डेविएट करता है, और सबसे कम क्या करता है? आपका रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ क्या होती है? आपकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है? ज्यादा अच्छा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं हो रहा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, लेकिन हमें तो पता करना कि नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन क्या आपका? इनकरेक्ट। सन अपीयरिंग हायर इन द स्काई देन इट एक्चुअली इज, ये भी आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये हॉराइजन से नीचे होता है लेकिन हमें ऊपर नजर आता है, तो है तो रिफ्रैक्शन का, लेकिन हमारे लिए तो गलत ऑप्शन है। सन बिकम विजिबल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज, ये भी आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है कि हॉराइजन से नीचे होता है लेकिन हमें ऊपर की तरफ दिखता है। तो जब आपने 3 एलिमिनेट कर दिए तो एक ही तो बचेगा आपका। सन अपीयरिंग रेड एट सनसेट, रेड क्यों लगता है? क्योंकि आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो मोस्टली लाइट आपके स्कैटर हो जाते हैं, बस एक रेड लाइट है जो कि स्कैटर नहीं होता क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से लाल दिखता है, लेकिन आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कुछ भी लेने देना नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी क्या आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए पर्सन यूजेस अ स्पेक्टिकल्स लेंस विद अ +2, +2 है तो आपके कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं ना, पावर प्लस में है तो कॉन्वेक्स लेंस है। विच डिफेक्ट इज इट लाइकली टू हैव एंड व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? ठीक है, देखो अगर आपके कॉन्वेक्स लेंस है तो देखो आपके, वैसे तो आपका प्लस से मालूम चलेगा कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस का, लेकिन उसको क्या है? यूजेस अ लेंस विद पावर +2। हम कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए यूज करते हैं? जैसे मान लो किसी का आपका ना, किसी का क्या होता है कि मान लो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, ये नॉर्मल आप कहाँ पर बनना चाहिए आपके रेटिना के ऊपर। मान लो आपका रेटिना है, ये नॉर्मली आपके रेटिना के ऊपर बनना चाहिए, लेकिन अगर आपका लेंस मान लो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, बहुत ही पतला हो जाता है, तो आप क्या करते हो? आपका क्या होगा? बहुत, वो आपके रेटिना से पीछे जाकर के बनेगा, रेटिना से पीछे, जो कि आपको इमेज नहीं दिखेगी, रेटिना पे नहीं बन रही है आपकी। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप एक और कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे, कॉन्वेक्स लेंस, जो कि आपके इमेज को थोड़ा कम करे और फिर वो आपके रेटिना पे बना दे दोबारा से। ठीक है, तो ये होता है आपका कि जब आपको दूर की चीजें नहीं दिखती, जब आपको दूर की चीजें नहीं दिखती तो चीज को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपी। और लेंस हम कौन सा यूज करते हैं? लेंस हम यूज करते हैं आपका
कॉन्वेक्स लेंस, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ताकि जो इमेज आपकी पीछे बनती रेटिना की वो आकर के आपके रेटिना के ऊपर बन जाए, ठीक है। तो उसमें आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे और आप डिजीज कौन सी होगी आपकी हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। द परमानेंट मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल इज नोन एज परमानेंट मोड। देखो इलास्टिसिटी क्या होती है कि मान मेरे पास कोई इरेजर है, रबर है, उसको मैं इतना फ्लेक्सिबल करता जाऊँ तो थोड़ा इलास्टिक नेचर का हो जाएगा, होती है उसकी इलास्टिसिटी। लेकिन आपकी प्लास्टिसिटी क्या होती है कि एक बार मैंने उसको बहुत तेज मारा, अब वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ ही नहीं पा रहा, वो डिफॉर्म हो गया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी प्लास्टिसिटी। तो परमानेंट मोड ऑफ डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि अपने आप से वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर नहीं आ पाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, ठीक है। The ability of material to resist plastic deformation known as, अब देखो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो कि आपके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है। मतलब होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था कि वो आपकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें ना अपने आप ना वो मतलब नॉर्मल पोजीशन पर नहीं आ पाता, इनिशियल पोजीशन पर नहीं आ पाता, ठीक है। तो मान लो कि मैं एक ऐसा स्ट्रेंथ लगाऊं जिसमें वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर दे, ठीक है, मतलब परमानेंटली डिफॉर्म ना हो, तो उस स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ। इसमें होता ही है कि अगर मैं कोई भी स्ट्रेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा हूँ, लेकिन वो बार बार ना प्लास्टिक डिफॉर्मिटी को रेजिस्ट कर दे रहा है, हर पॉइंट पर आकर के रेजिस्ट कर दे रहा है, मतलब वो ऐसा है कि अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जा रहा है कैसे ना कैसे करके, तो आपको कौन सा स्ट्रेंथ होगा, आपका यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच अ बॉडी एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो इलास्टिक होकर के दोबारा अपने पोजीशन पर आ जाता है, इलास्टिक होकर के दोबारा अपने पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। देखो कह रहा है ना कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना मैं खींच सकता हूं उसको, कि बॉडी जो है, ठीक है, बॉडी जो मैक्सिमम स्ट्रेस बेयर कर सकती है, और वो क्या होती है, किसकी प्रॉपर्टी की, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की। मतलब उसको मैं मानो इतना खींच रहा हूँ कि वो ना अपने एंड पॉइंट पर आ जा रहा है, वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जा रहा है, एंड पॉइंट पे आने के बाद वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जा रहा है, तो उसकी क्या लिमिट होगी, उसकी इलास्टिक लिमिट होगी। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा उसको खींचोगे ना, इस लिमिट से ज्यादा अगर आप उसको खींचोगे तो वो आपका डिफॉर्म हो जाएगा, आपका टूट के, मतलब आपका टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके इलास्टिक लिमिट से ज्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, an electric iron power of 1 kilowatt is connected to 220 volt domestic circuit, what is the current flowing through it। बहुत इजी क्वेश्चन है कि पावर क्या दे रखा है आपको, 1 किलो वॉट दे रखा है, मतलब आपका 1000 वॉट है पावर, वोल्ट कितना आपका 220 वोल्ट। आपने सुना है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फॉर्मूला होता है वी आई, लेकिन मुझे क्या देखना है, मुझे पता करना है करंट, तो करंट के कंडीशंस में लिखूंगा तो आई क्या हो जाएगा आपका P अपॉन में V, P के नीचे भी आ जाएगा, तो P क्या है आपका 1000 और V क्या आपका 220, 0 गया 100 डिवाइडेड बाय 22, तो कहीं ना कहीं ये कट के क्या आ जाएगा 4.5 के आसपास, तो करंट क्या होगा आपका 4.5 एम्पियर के आसपास आएगा। तो सही ऑप्शन क्या है आपका इसमें, ऑप्शन बी, 4.5 एम्पियर के आसपास आपका आएगा ये, तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, तीन रजिस्टर है 5 ओम के जो कनेक्टेड है फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे मान लो तीनों 5 ओम 5 ओम 5 ओम के, अब देखो इसका नाम मैंने दे दिया R1 R2 और R3।
लेकिन अगर आप किसी कोई भी दो आप कॉन्जिक्यूटिव रेजिस्टेंस ले लो, चाहे R1 R2 ले लो या R1 R3 ले लो या R2 R3 ले लो। R1 के लिए क्या है, R2 क्या है सीरीज में, R1 के लिए R2 क्या है सीरीज में। अगर आप देखो तो ऐसे ही तो जा रहा है ना, पूरे पैरेलल नहीं है। R1 के लिए R2 क्या है आपके सीरीज में। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इस वाले सिस्टम का निकाल, इस वाले सिस्टम का जो सीरीज में है, तो ये क्या होगा आपका R1 प्लस R2, मतलब 5 ओम प्लस 5 ओम, जो कि क्या हो जाएगा आपका 10 ओम। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा आपके 10 ओम। लेकिन इन दोनों के लिए जो आपका थर्ड वाला है, थर्ड साइड पे आपका जो रेजिस्टेंस लगा है, इन दोनों के लिए जो आपके थर्ड साइड पे रेजिस्टेंस लगा वो आपके पैरेलल की फॉर्म में है। वो क्या आपके पैरेलल की फॉर्म में। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा 1/R पे, क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और एक कोई दूसरा रेजिस्टेंस मान लो 1/R मान लो उसको, ठीक है। तो 1/R पे क्या था आपका, RS क्या था आपका 10 और ये क्या था आपका 5। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका 10 ही एलसीएम आएगा, 1 5 2 10, मतलब 3/10, 3/10 आएगा। तो आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या था आपका, ये आया आपका 3/10। लेकिन इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तभी तो आपका रेजिस्टेंस पैरेलल आएगा ना। तो क्या आएगा आपका 10/3, ये क्या आएगा आपका 10/3। 10/3 आपको कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी 10/3 ओम। आप देखो इसमें आपको कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि आपको 3 साइड दे रखी है कि उनमें से कोई भी दो साइड आप सीरीज में मान लो, चाहे इन दोनों को मान लो या इन दोनों को मान लो या इन दोनों को मान लिया हमने। जब इन दोनों को माना तो ये तो दोनों आपके सीरीज में थे, लेकिन इस दोनों के लिए ये तो आपका पैरेलल हो जाएगा ना। तो पहले हमने इसका सीरीज से निकाला जिसका 10 ओम आया, फिर इसको हमने इसके पैरेलल मान लिया, जिसकी वजह से हमने इन दोनों को क्या कर दिया, पैरेलली ऐड कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया और फिर आपका आंसर आ गया 10/3। क्योंकि बहुत बेसिक मैथ है आपका, तो ऑप्शन सी क्या आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन बेसिकली। तो इस क्वेश्चन से जो हमने 30 क्वेश्चन करे, इसमें आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी था, डायरेक्ट भी था, कॉन्सेप्चुअल भी था, लास्ट में हमने न्यूमेरिकल भी देखे और हमने फिगर वाला भी देखा, ठीक है। तो हम सेट ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपको मालूम चल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करोगे तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना जो है ये वाला टेस्ट खत्म करते हैं। हम और भी नेक्स्ट क्लासेस में अपने अलग अलग टेस्ट के साथ मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और अपने मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।